अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स। साउंड वेव्स में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्क्राइब ए साउंड वेव? जो साउंड वेव इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स वेवलेंथ, इट्स डिस्क्राइब्ड बाय फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, स्पीड एंड टाइम पीरियड। दीज फैक्टर्स हमने ऑलरेडी, ये जो पॉइंट्स हैं हमने ऑलरेडी डिस्कस किए जब हमने वेव्स पढ़े थे। एक बार फिर हम इनको यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं एंड यहाँ पे हम इनको डिफाइन कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू द साउंड वेव। जो साउंड वेव दैट्स ए लॉन्गिट्यूडनल वेव। हमारे पास हमें पता है कि जो वेव्स हैं अगर हम इनको क्लासिफाई करते हैं मैकेनिकल वेव्स को, जहाँ पे मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है फॉर द प्रोपागेशन ऑफ द वेव, तो फॉर द प्रोपागेशन ऑफ द वेव, तो जो वेव्स है दे मे बी इधर ट्रांसवर्स वेव और दे मे बी लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड इज एन एग्जांपल ऑफ ए लॉन्गिट्यूडनल वेव। और ये जो फैक्टर्स हैं वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, स्पीड या वेलोसिटी ऑफ वेव, टाइम पीरियड, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। इस तरह यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे पिच के बारे में, लाउडनेस के बारे में एंड टिम्बर और क्वालिटी ऑफ साउंड वेव। वी विल डिस्क्राइब दीज पॉइंट्स वन बाय वन। जो वेवलेंथ होती है, जो वेवलेंथ, फर्स्ट वी विल डिफाइन वेवलेंथ। वेवलेंथ जो होती है इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस और टू कंसेक्यूटिव रेयरफैक्शंस है। वी नो दैट जो साउंड वेव इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव में हमारे पास कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस होते हैं। ट्रांसवर्स वेव में हमारे पास क्रस्ट्स एंड ट्रफ्स होते हैं, क्योंकि वहां पे ट्रांसवर्स वेव में जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम है दे वाइब्रेट up and down, yeah, they vibrate perpendicular to the direction of the propagation of the wave. यहाँ पे longitudinal wave में जो particles of the medium है they vibrate parallel to and fro, back and fro होता है ना, उनकी vibration होती है with respect to the propagation of the wave। इसलिए यहाँ पे हमारे पास compressions and rarefaction होते हैं। So it's a distance between two consecutive compressions or two consecutive rarefactions है। तो इसको हम बोलते हैं wavelength of the sound wave। It is generally represented by lambda, Greek letter lambda होता है और इसका जो यूनिट है ये मीटर है। Since wavelength ये डिस्टेंस होती है between two consecutive crust और trough, इसलिए wavelength का जो यूनिट है that is मीटर, डिस्टेंस का यूनिट है। यहाँ पे मैं ग्राफिकली आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे पिक्चर में दिस इज अ साउंड वेव, दिस इज अ साउंड वेव, ये कंप्रेशन है, दिस इज रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफैक्शन। आपको पता है कंप्रेशन में जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम है उनकी जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होती है, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, दे आर वेरी क्लोज, प्रेशर भी वहाँ पे ज़्यादा होता है लेकिन वॉल्यूम कम होता है। रेयरफैक्शन में डेंसिटी कम होती है, पार्टिकल्स कम होते हैं, वॉल्यूम ज़्यादा होता है। अब मैंने आपको बोला कि जो वेवलेंथ इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट्स। इस क्रस्ट कंप्रेशन, सॉरी, इस कंप्रेशन और इस कंप्रेशन के दरमियान कितनी डिस्टेंस है, इसको आप वेवलेंथ बोल सकते हैं। लैम्डा से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस कंप्रेशन और इस कंप्रेशन के दरमियान कितनी डिस्टेंस है, यू विल रिप्रेजेंट इट बाय लैम्डा। इसलिए आप रियर फ्रैक्शंस के दरमियान ले सकते हो, इस रियर फ्रैक्शन और इस रियर फ्रैक्शन के दरमियान कितनी डिस्टेंस है। लेकिन आपको दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट्स इधर लेने या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ्स इधर ले, सॉरी एक बार फिर मैं क्रस्ट एंड ट्रफ डिस्क्राइब कर रहा हूँ। यहाँ पे दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस एंड दो कंसेक्यूटिव रियर फ्रैक्शंस के दरमियान वही आपको लेना है। उनके दरमियान जो डिस्टेंस होगी दैट विल बी नोन एज इट इज वेवलेंथ। ये एक कंप्रेशन है, ये दूसरा कंप्रेशन, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है दैट्स नोन एज इट्स वेवलेंथ। ये एक रियर फ्रैक्शन है, दूसरा रियर फ्रैक्शन, इनके दरमियान कितने डिस्टेंस है दैट्स नोन एज वेवलेंथ। या ये रियर फ्रैक्शन ले सकते हो, ये रियर फ्रैक्शन ले सकते हो, दो कंसेक्यूटिव रियर फ्रैक्शन ले सकते हो, इनके दरमियान डिस्टेंस क्या है दैट्स नोन एज इट इज वेवलेंथ। यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज द कंप्रेशन, दिस इज सेकंड कंप्रेशन, इनके दरमियान कितनी डिस्टेंस है, यू विल टेक एज वेवलेंथ। या इस रियर फ्रैक्शन इस रियर फ्रैक्शन के दरमियान दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस लेने होंगे आपको या दो कंसेक्यूटिव रियर फ्रैक्शंस आपको लेने होंगे। तो ग्राफिकली भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम ग्राफ बनाएंगे डेंसिटी ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो हमें यहाँ पे क्रस्ट एंड ट्रफ्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे, क्रस्ट, दिस इज क्रस्ट, दिस इज ट्रफ, दिस इज सी, जिसमें हमें ट्रांसवर्स वेव्स मिलते हैं, क्रस्ट एंड ट्रफ। इस तरह यहाँ पे भी हमें मिलेंगे क्रस्ट और ट्रफ जब हम ग्राफिकली प्लॉट करेंगे डेंसिटी और प्रेशर को विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस। तो हमें यहाँ पे क्रस्ट्स एंड ट्रफ्स मिलेंगे। यहाँ पे भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट्स, दो क्रस्ट्स के दरमियान कितनी डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रफ्स के दरमियान कितनी डिस्टेंस है, इसको भी हम बोलते हैं वेवलेंथ, जो हम ट्रांसवर्स वेव्स में डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो अब आपने याद रखा जो साउंड वेव्स है यहाँ पे हम जनरली जो वेवलेंथ इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस और टू कंसेक्यूटिव रियर फ्रैक्शंस है, और इसका यूनिट जो है वो मीटर है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय लैम्डा। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा मैंने कैसे डिफाइन किया फ्रीक्वेंसी को। जब एक साउंड प्रोपागेट करती है थ्रू द मीडियम,
वहाँ पे जो डेंसिटी ऑफ द मीडियम है वो ऑसिलेट करते हैं बिटवीन अ मैक्सिमम वैल्यू एंड अ मिनिमम वैल्यू। जो डेंसिटी ऑफ द मीडियम है वो ऑसिलेट करते हैं बिटवीन अ मैक्सिमम वैल्यू एंड अ मिनिमम वैल्यू, यानी कि वहाँ पे डेंसिटी कंप्रेशंस में ज़्यादा होती है, रेयर फ्रैक्शंस में कम होती है। जो डेंसिटी है वो ऑसिलेट करती है, या जो डेंसिटी ऑफ द मीडियम है वो ऑसिलेट करते हैं बिटवीन अ मैक्सिमम वैल्यू एंड अ मिनिमम वैल्यू। एंड यू नो दैट डेंसिटी कहाँ पे मैक्सिमम होती है, कंप्रेशंस में डेंसिटी मैक्सिमम होती है और रेयर फ्रैक्शन में डेंसिटी कम होती है। यही द चेंज इन डेंसिटी from the maximum value to the minimum value then again to the maximum value makes one complete oscillation। ये जो density change होती है कहाँ से, from maximum value, इसके बाद ये minimum value में जाती है, then once again it comes back to the maximum value। ये एक कंप्लीट ऑसिलेशन करती है। क्या ये करती है, इससे एक कंप्लीट ऑसिलेशन हो जाती है, एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाती है जब डेंसिटी कहाँ से, फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू टू द मिनिमम वैल्यू एंड देन अगेन टू द मैक्सिमम वैल्यू, इससे एक ऑसिलेशन कंप्लीट होती है। अब यही द नंबर ऑफ सच ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। पर यूनिट टाइम ऐसी कितनी ऑसिलेशंस होंगी, ऐसी कितनी ऑसिलेशंस होंगी, नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशंस, नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम या पर सेकंड, दैट इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी। ऑसिलेशन क्या होती है, चेंज डेंसिटी फ्रॉम द मैक्सिमम वैल्यू टू द मिनिमम वैल्यू देन अगेन टू द मैक्सिमम वैल्यू, उससे एक कंप्लीट ऑसिलेशन होती है, एक कंप्लीट वेव हम इसको बोलते हैं, एक वेव कंप्लीट होती है। एंड देन हम बोलते हैं कि ऐसी ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम, उनको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे मैं एक बार फिर आपको दिखाऊंगा। देखिए अगर एक मैक्सिमम वैल्यू है, क्या है ये मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ से लेके फिर जो डेंसिटी है, यहाँ पे डेंसिटी मैक्सिमम है, इसके बाद डेंसिटी डिक्रीज हो रही है मिनिमम वैल्यू, इसके बाद अगेन ये मैक्सिमम वैल्यू पे आती है, अगेन ये मैक्सिमम वैल्यू पे आती है। यहाँ से एक कंप्लीट ऑसिलेशन होती है, क्या होती है, एक कंप्लीट ऑसिलेशन, इसको हम बोलते हैं कंप्लीट ऑसिलेशन, एक कंप्लीट वेव होती है, ठीक है। इसको हम एक वन ऑसिलेशन कहते हैं। ऐसी ऑसिलेशन पर सेकंड कितनी होंगी, नंबर ऑफ सच कंप्लीट ऑसिलेशंस पर सेकंड, इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। यहाँ से अगर यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू है, इसके बाद ये मिनिमम वैल्यू, इसके बाद फिर से मैक्सिमम वैल्यू है, इसके बाद फिर से मैक्सिमम वैल्यू, दिस वन वंस अगेन ये एक ऑसिलेशन हमें देती है वेव। ऐसी ऑसिलेशंस पर सेकंड कितनी होती है, इनको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ ऑसिलेशन, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। शॉर्ट में आप याद रखोगे, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। तो जो फ्रीक्वेंसी का यूनिट है वो हर्ट्ज होता है। क्या होता है, हर्ट्ज। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यू से, ये वी नहीं है, ये न्यू है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं न्यू। इट इज़ द सिंपल जिससे हम फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, उसका जो यूनिट है दैट इज हर्ट्ज, दैट इज हर्ट्ज। वी कैन यूज बिगर यूनिट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी और ऑल्सो किलो हर्ट्ज है, मेगा हर्ट्ज है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। जो हर्ट्ज है ना, ये यूनिट जिसको रखा गया है, ये रखा गया है आफ्टर द नेम ऑफ हेनरिच हर्ट्ज, एक साइंटिस्ट था, उसी के नाम पे इसको ये यूनिट रखा गया, ठीक है। एक और यूनिट भी है साइकिल्स पर सेकंड, भी आप इसका यूनिट लिख सकते हो, साइकिल्स पर सेकंड। पर सेकंड कितने साइकिल्स हैं या कितने ऑसिलेशंस हैं, साइकिल्स पर सेकंड, सीपीएस हम इसको बोलते हैं, सीपीएस, साइकिल्स पर सेकंड, ठीक है। इट इज आल्सो द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। या पर सेकंड भी हम आप बोल सकते हो, पर सेकंड, साइकिल्स पर सेकंड और पर सेकंड या हर्ट्ज है, दीज आर द यूनिट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। जनरली हम जो इसका यूनिट यूज करते हैं दैट इज हर्ट्ज, दैट इज हर्ट्ज। यहाँ पे मैं आपको बोल रहा हूँ, इफ वी काउंट द नंबर ऑफ कंप्रेशंस और रेयर फ्रैक्शंस दैट क्रॉस पर यूनिट टाइम वी गेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव। अगर आप गिन सकते हो नंबर ऑफ कंप्रेशंस या रेयर फ्रैक्शंस पर यूनिट टाइम में, जो किसी पॉइंट के थ्रू या पॉइंट के थ्रू पास हो जाएंगे, किसी पॉइंट के थ्रू पास हो जाएंगे, तो आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव मिलेगी। क्योंकि साउंड वेव में क्या होता है, कंप्रेशंस और रेयर फ्रैक्शंस होते हैं, इसलिए अगर आप काउंट कर सकते हो कंप्रेशंस कितने, रेयर फ्रैक्शंस कितने, वो पर यूनिट टाइम एक पॉइंट के थ्रू कितने कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शंस पास होते हैं, तो आपको साउंड की फ्रीक्वेंसी मिलेगी, साउंड की फ्रीक्वेंसी मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट इज टाइम पीरियड। नेक्स्ट जो पॉइंट में पढ़ना दैट्स टाइम पीरियड। टाइम पीरियड ये ऑलरेडी हमने वहाँ पे पढ़ा था। टाइम पीरियड है द टाइम टेकन बाय टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस और रेयर फ्रैक्शंस टू क्रॉस ए फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ द वेव, इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ द वेव। यहाँ पे सिंस हम पढ़ रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव या साउंड के बारे में, इसलिए हम यहाँ पे हमें कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ना है। तो हम यहाँ पे टाइम पीरियड को ऐसे डिफाइन करते हैं, द टाइम टेकन बाय टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस
आप दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस ले रहे हो या दो कंसेक्यूटिव रेयर फ्रैक्शंस ले रहे हो, इनको कितना टाइम लगता है टू क्रॉस ए फिक्स्ड पॉइंट। आपने एक पॉइंट चूज किया, इनके थ्रू दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट्स या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ्स को कितना टाइम लगता है उसके थ्रू पास होने में, तो इसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ द वेव, टाइम पीरियड ऑफ द वेव। ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ द वेव इज डिफाइंड एज अ टाइम टेकन बाय टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस और रेयर फ्रैक्शंस टू क्रॉस ए फिक्स्ड पॉइंट। या ऐसे भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, time taken for one complete oscillation is called the time period of the sound wave। एक complete oscillation ने कितना टाइम लिया, time taken for one complete oscillation, एक complete oscillation होने में कितना टाइम लगा, that's also known as the time period of the wave। टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन, दैट्स इन डेंसिटी ऑफ प्रेशर, जिसको हम ऑसिलेशन को डिफाइन करते हैं ना, मैक्सिमम डेंसिटी से लोअर, इसके बाद फिर मैक्सिमम डेंसिटी, दैट्स वन ऑसिलेशन। तो वही एक कंप्लीट ऑसिलेशन होने में कितना टाइम लगा, दैट्स नोन एज द टाइम पीरियड ऑफ द साउंड वेव। एंड जो टाइम पीरियड इज रिप्रेजेंटेड बाय टी, उसका जो यूनिट है दैट इज सेकंड। जैसे टाइम पीरियड से रिलेटेड है तो इसका यूनिट सेकंड ही होगा, है ना, सेकंड होगा। सो frequency and time period जो है they are related to each other, they are related to each other। how they are related to each other, frequency जो होती है ना it is equal to 1/t, ये reciprocal of time होती है। frequency it is reciprocal of time, because आपने देखा frequency का यूनिट जो होता था ना पर सेकंड, इसलिए यहाँ पे हम टाइम पीरियड का reciprocal देते हैं, टाइम पीरियड का reciprocal लेते हैं। दिस इज द रिलेशन बिटवीन frequency and time period। frequency is equal to 1/t, frequency जो है that is equal to 1/time period। ठीक है, अब आपने याद रखा टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन है, टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन, दैट्स नोन एज टाइम पीरियड। ठीक है, इसके बाद हम पिच के बारे में पढ़ना है, तो इंशाल्लाह वो हम कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, एंड थैंक यू।